हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NSA क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये एसिड और बेसिस पर है और हमने अपने जो वीडियो लेक्चर का जो टाइटल रखा है इस क्लास का वो रखा है एसिड वर्सेस बेसिस। दरअसल एसिड और बेसिस के बारे में जानना एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो डिफरेंट पीएच पे होती हैं, है ना। तो पीएच डिपेंडेंट बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो पीएच है ये डिफरेंट बफर्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं। तो ठीक है, डिफरेंट एसिड और डिफरेंट बेसिस भी हमारी बॉडी में होते हैं जो इस पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एसिड और बेसिस को जानना एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। हम शुरू करते हैं क्लास अपना और इसमें हम आपको बताएंगे एसिड और बेसिस के बारे में बहुत जनरलाइज कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। दरअसल आपने एसिड का नाम तब सुना होगा जब आपके घर में किसी को पेट में एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है या उसे डकारें आ रही होती हैं, बर्प कर रहा होता है वो लगातार, या फिर मतलब उसको डाइजेशन सही नहीं होता है उसका, तो वो कहता है पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है ना। तो उसकी जो एसिडिटी होती है दरअसल पेट में एक जो हमारा स्टोमक होता है इसमें एक गैस्ट्रिक जूस होता है जिसका एक मेन कंपोनेंट जो है वो HCl होता है। HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो डाइजेशन में हमारे पेट में हेल्प करता है, पर उसका जो pH होता है वो उसकी एक रेंज होती है 1.5 से 3.5 pH होता है। ठीक है, तो ये एक रेंज होती है जो नॉर्मली मेंटेन रहती है नॉर्मल कंडीशंस में, पर कुछ कंडीशंस में ये pH का जो रेंज है ये वेरी कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको हाइपर एसिडिटी महसूस होती है। हाइपर एसिडिटी का मतलब ये हुआ कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पेट में बढ़ रहा है पर जो उसका pH है वो घट रहा है, क्योंकि लो pH मतलब एसिडिटी ज़्यादा होना। ठीक है, जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहेंगे, यानी कि आपका जो pH है 1.5 से भी कम हो गया है, 1 तक पहुंच गया है। ठीक है, और इस pH पे जो डिफरेंट बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो पेट में मतलब बहुत ज़्यादा, एक तरह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज या स्पीड अप हो सकती है, जिसकी वजह से पेट में अल्सर कॉज हो सकते हैं। पेट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये बैक्टीरिया जो है वो उसको इन्फेक्ट कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे और पेट में अल्सर हो सकते हैं। और एक होता है हाइपो एसिडिटी का केस। हाइपो एसिडिटी में ये होता है कि जब आपका pH की जो रेंज 1.5 से 3.5 है तो 3.5 से pH का बढ़ जाना, यानी कि ठीक है एसिडिटी का कम हो जाना, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा आपको। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा जब एसिडिटी होती है तो पुराने जो बुजुर्ग थे, जो आपके घर में जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो क्या कहते थे कि कोई एक पर्टिकुलर आयुर्वेद का चूर्ण दे देते थे या यूनानी कोई चूर्ण दे देते थे कि ये खा लो, इससे ये एसिडिटी कम हो जाएगी। तो आपने कभी दिमाग लगाया होगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि पेट में एसिडिटी तब हो जाती है जब एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है या pH बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले बेसिस होते हैं। एसिड की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है कि हम उसमें बेस मिला दें। तो ये जो चूर्ण होते हैं जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो आप सजेस्ट करते थे, तो उन चूर्ण में दरअसल बेसिस होते थे, है ना, और ये एडिबल बेसिस होते हैं। ठीक है, तो वो पेट में जब हम चूर्ण लेते थे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते थे और एसिडिटी कम हो जाती थी। दूसरा, आपने कभी ये सुना होगा जो हम एसिडिटी की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एसिड सोर होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि एसिड्स टेस्ट में सोर होते हैं और बेसिस जो होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं। तो आप ये कहेंगे पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बाजार में अवेलेबल जो केमिकल हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये एसिटिक एसिड भी हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो आप उसको सीधा उसे टेस्ट करें। ठीक है, उससे क्या होगा, एसिटिक एसिड तो वैसे वीक एसिड है, उसे आप कर भी सकते हैं, पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर आपने उसको डायरेक्ट टेस्ट कर लिया या फिर आपने बेसिस को भी टेस्ट कर लिया, स्ट्रॉन्ग बेसिस को, तो उससे आपको स्किन जो है वो खराब हो सकती है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपकी जबान को, आपके मुंह को नुकसान हो सकता है।
तो कभी भी आप कोई भी ये राय नहीं देगा कि जो मार्केट में अवेलेबल एसिड्स हैं या बेसिस हैं उनको टेस्ट किया जाए। पर फिर आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम कि ये सोर होते हैं और ये बेटर होते हैं। दरअसल मैं उन एसिड्स की बात कर रहा हूँ जो नेचर में जो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, जितने भी नेचुरल फूड आइटम्स होते हैं उनमें भी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिल्क में मिल्क से बने प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपका सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं, लेमन होता है। ठीक है, और आपका विनेगर जैसे है जो कि मतलब सिरका जिसे बोलते हैं, और जो शुगर केन के जो जूस है उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ये जो एसिड्स होते हैं ये एडिबल एसिड्स होते हैं। इनको मतलब जो हम फूड आइटम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो वो माइन्यूट क्वांटिटी में एसिड्स भी हमारे अंदर जाते हैं और हमें उसकी उन्हीं एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से चीज़ें खट्टी लगती हैं, सोर लगती हैं। तो यानी कि फूड आइटम में जो एसिड्स हैं वो सोर होते हैं बाय टेस्ट। ठीक है, अगर आप उसे टेस्ट करते हैं। और जो बेसिस होते हैं फूड आइटम में, जैसे मैंने चूर्ण का बताया, तो वो थोड़े से कड़वे होंगे। एसिडिटी के लिए जो चीज़ें दवाइयाँ खाई जाएंगी वो पक्की बात है कि थोड़ा कड़वापन होगा उसमें। ठीक है, एक बात। तो आपको जो बाजार में सिंथेटिक आपके के जो एसिड्स हैं उनको टेस्ट नहीं करना है, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस को कभी टेस्ट नहीं करना है। उनको चेक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, ये आपको लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है, लाइकेन से प्राप्त होता है, और इससे हम पेपर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं लिटमस पेपर। इसको कोट कर लेते हैं पेपर पे, और ये ब्लू कलर में भी आता है और रेड कलर में भी आता है। ठीक है, तो हम ब्लू लिटमस, यानी कि बाजार में मार्केट में एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए दो तरह के पेपर होंगे। एक तो ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल होगा और एक रेड लिटमस पेपर अवेलेबल होगा। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर हम कब यूज करते हैं, एसिड के केस में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस ब्लू लिटमस पेपर को के ऊपर एसिड की कुछ ड्रॉप को पोर करेंगे, और पोर करने के बाद क्या होगा, वो लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो आप समझ लें कि इसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर, जो भी सोल्यूशन आपका है उसके अंदर एसिडिटी है, वो एसिडिक नेचर का है सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स आप रेड लिटमस पेपर पर डालें और रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, बाजार में अवेलेबल होते हैं रेड लिटमस पेपर, आता है बना बनाया, उसकी स्ट्रिप को आपको लेना है और उसके ऊपर वो सोल्यूशन जिसकी एसिडिटी को या बेसिसिटी को पता लगाना है उसको पोर करना है। तो यहाँ पे हम बेस को चेक कर रहे होंगे, बेसिसिटी चेक कर रहे होंगे, नहीं बेसिस को चेक कर रहे होंगे। तो बेस का हम ये चेक कर रहे होंगे कि सोल्यूशन में बेस है या नहीं। ठीक है, तो हम बेस की कुछ ड्रॉप, बेस का जो सोल्यूशन है उसकी कुछ ड्रॉप्स को रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे और ये इट टर्न्स ब्लू। जब ये ब्लू हो जाएगा तो आप समझ लेंगे कि इस सोल्यूशन में आपका जो बेस है इसकी मात्रा ज्यादा है और बेसिक है ये सोल्यूशन। ठीक है, और अच्छा दूसरी बात यह है कि बेसिस में आपने बहुत सारी जगह पे बेसिस ऑब्लिक एल्कली, कई कई जगह पे आप उसे बेसिस नाम देते हैं, कहीं कहीं एल्कली के नाम से पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एल्कली वो बेसिस होते हैं, एल्कली आर दोज बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कि सारे एल्कली बेसिस ही होते हैं, ठीक है, पर वो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, और सारे बेसिस जो हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। सारे एल्कली बेसिस होते हैं और सारे बेसिस एल्कली नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं। कौन कौन से एल्कली कहलाएंगे, NaOH और KOH, ये कहलाएंगे एल्कली। ठीक है, और कौन सा ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने कॉपर का ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो बाकी समझ में आ गया होगा बेस में भी कुछ जगहों पे हम एल्कली वर्ड क्यों यूज कर रहे होते हैं, यानी कि वो ऐसे बेसिस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी अदर प्रॉपर्टीज पे। तो एसिड जो है वो कोरेसिव होते हैं। ठीक है, ये मेटल में मेटल क्या, जैसे कोई चीज बनी है या वुड की कोई चीज बनी है, तो जो मेटल की जो चीजें हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, लकड़ी के ब्रिज पहले बनते थे, मेटल के अब तो बनते हैं,
तो उस पर अगर एसिड रेन ज्यादा होने लगे या एसिड उस पर गिराया जाए लगातार मेटल पे या वुड पे, तो वो उसकी जो सरफेस है वो इरोड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और ये जो नेचर होता है एसिड का या बेस का, ये कोरोसिव नेचर कहलाता है। ठीक है, तो बेसिस भी कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ये भी अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस कहीं लगातार किसी मेटल के टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो उसको इरोड कर देंगे, उसकी सरफेस को खराब कर देंगे। और सोपी इन टच, तो बेसिस जो होते हैं वो सोपी इन टच, जैसे सोप की, जैसे आपको सोप हाथ में लगा लेते हैं तो फीलिंग आती है, कुछ वैसे ही फील होगा। ठीक है, और नॉर्मली जो आपका घर में यूज करने वाला सोप भी होता है वो भी बेसिक इन नेचर, वो भी बेसिक ही होता है, उसका जो नेचर होता है वो भी बेसिक होता है। इसकी वजह से वो भी सोपी इन टच, मतलब उसका तो सोपी टच होता ही है, और बेस का टच यानी कि सोपी होगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं रिएक्ट विद वाटर। हाउ दे रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ठीक है, यानी कि अगर हम पानी में किसी एसिड को मिलाएं तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन बनाएं, और किसी बेस को जब पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे हमने HCl का एग्जांपल लिया है, इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है। यानी कि ये जो HCl था ये अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाता है। अगर हम पानी में किसी एसिड को या बेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, और आयनिक फॉर्म में टूटने के बाद ये इसे कहेंगे H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे क्लोराइड आयन बनता है HCl को पानी में डिसॉल्व करने पर। और अगर हम इसको इस फॉर्म में ना लिखना चाह रहे हैं, इसको H पॉजिटिव, इसको सिर्फ HCl के आयन को दिखाना चाह रहे हैं, तो हमको कुछ ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पर ब्रैकेट में हमें एक्वस शो करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी एसिड अपने आयन में कब टूटता है, जब वो वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब वो सोल्यूशन फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो आपको या तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव दिखाइए, या फिर आप H पॉजिटिव जिसे प्रोटॉन कहते हैं, या Cl नेगेटिव और ब्रैकेट में एक्वस दिखाइए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड पानी में आकर टूटा, पानी में डिसॉल्व होकर टूटा, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन भी कहते हैं। अब यानी कि HCl से क्या बना, H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन। तो यानी कि ये जहां पे भी मिलाए जाते हैं, अगर एसिड को कहीं पे ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, और ठीक है, तो यानी कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। और हम आ जाते हैं एल्कली या बेसिस के केस में। बेस जैसे NaOH को हमने ले लिया, NH जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में या पैलेट फॉर्म में आता है, गोलियों के फॉर्म में आता है। इसको जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव बनेगा। इसको भी हमें दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में एक्वस लिखना पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, तो यानी कि जो बेसिस होते हैं वो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करते हैं, या फिर अब जब हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, तो ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन से न्यूट्रलाइज होगा। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि ये OH को निकालेंगे और OH फिर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर का निर्माण करेगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। तो इसे इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो एसिड है ये प्रोटॉन डोनर है, और बेसिस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दरअसल एसिड और बेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही होती थी तो यानी कि उसका पेट का जो एसिड का pH है वो कम हो गया है, यानी कि एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तो उसमें क्या करते थे, आप चूर्ण दे देते थे। चूर्ण में बेस होता था, बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देता था। तो यही रिएक्शन नॉर्मल हर जगह होती है कि एसिड बेस के साथ मिलके सॉल्ट बनाता है। जैसे यहाँ HCl NaOH के साथ मिलके NaCl सॉल्ट बनाया प्लस पानी बना, सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करने में हम आपको काफी चीजें बताएंगे कि मेटल के साथ जो एसिड हो या बेस हो वो दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं। दोनों ही रिएक्ट करके
दोनों ही रिएक्ट करते हैं, पर इन जनरल मतलब सामान्यता जो होता है, एसिड रिएक्टिव होते हैं मेटल के साथ बहुत ज्यादा, यानी कि एसिड मेटल के साथ मतलब बहुत रैपिडली और बहुत क्विकली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने दिखाया है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है, और वो मतलब ज्वलनशील होती है, जिसकी वजह से जलती है। तो और जबकि अगर हम बेस में मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं कि अगर बेस मेटल के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं, बेस मेटल के साथ जनरल वे में या सामान्यतः रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस में ही करते हैं, तो नॉर्मली बेस मेटल के साथ मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। पर कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जहां पे एक एक्सेप्शन मैंने यहां पे मेंशन किया है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक जो सॉलिड फॉर्म में मेटल होती है, इसको अगर डाल दिया जाए NaOH में, NaOH के साथ मिला दिया जाए, और ये जो NaOH होगा, देखिए मैंने कहा था यहाँ पे पैलेट होती है, पर यहाँ पे एक्वस हम लेंगे, एक्वस NaOH का सोल्यूशन अगर ले लेते हैं, तो उसमें अगर हम जिंक मिला दें तो क्या बनेगा, सोडियम Na2ZnO2, ये सॉलिड बनेगा जो नीचे प्रेसिपिटेट होकर बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगी। यानी कि हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के केस में बनती है। ठीक है, और इसका ये जो सॉल्ट बना है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। पर ये एक्सेप्शनल होता है, कहीं कहीं बस एक आध जगह पे ये रिएक्ट करता है बेस, वरना ये रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, इस एसिड का मेटल में के साथ रिएक्ट करने की वजह से कुछ लोग आपको बहुत सी चीजें सजेस्ट करते होंगे। जैसे मैंने बताया कि एसिड जो होते हैं वो जो आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें एसिड होते हैं। ठीक है, विनेगर में होता है, कर्ड में होता है, फूड आइटम्स में आपका जो मिल्क आइटम्स हैं उनमें होता है, जैसे मिल्क में होता है। तो आप जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड है। ठीक है, कर्ड में तो बहुत सारे होते हैं, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, HCl भी होता है ना, और भी एक दो एसिड होते हैं। और आपका जैसे लेमन है तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो इसमें भी सिट्रिक एसिड है। ठीक है, या स्कॉर्बिक एसिड है आपका। ठीक है, तो ये जो है, ये सारे जो एसिड हैं, अगर यानी कि आप फ्रूट जूस है, आपने फ्रूट जूस को एक्सट्रैक्ट किया फ्रूट से, और इसको अगर आपने किसी ब्रास या ब्रॉन्ज, ब्रास जो होता है, ब्रास पीतल को कहते हैं, ब्रॉन्ज जो है वो कांसे को कहते हैं। तो पहले ये नॉर्मली बर्तन बहुत यूज होते थे, ब्रास का भी, पीतल का भी और कांसे का भी। तो उसमें अगर आपने विनेगर कहाँ यूज होता है, पिकल में, तो पिकल स्टोर कर लिया, और अगर आपने कर्ड स्टोर किया या दूध स्टोर किया बहुत लंबे वक्त के लिए, या आपने बहुत सारे फ्रूट जूसेस के लिए उसका ब्रास के जग में स्टोर कर लिया और निकाल के रख दिया, तो क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, ये वाली रिएक्शन कंडक्ट हो जाएगी। उसके जो एसिड होंगे फूड आइटम के, वो मेटल के साथ, जो मेटल आप ब्रास की मेटल है, ब्रास मेटल में क्या होता है, ब्रास एक एलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, कॉपर ज्यादा होता है, जिंक कम होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर ज्यादा होता है और टिन या SN होता है। ठीक है, तो ये एलॉय होता है, तो इसमें जो मेजर आपकी वो है, जैसे आपका इसमें दो मेटल है, कॉपर के साथ भी एसिड रिएक्ट कर जाते हैं, जिंक के साथ भी कर जाते हैं। ठीक है, तो इनसे रिएक्ट करने के बाद उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो एक्सप्लोसिव होगी, और इसके जो होगा सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट जो हो सकता है टॉक्सिक भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्ट बने तो उसकी टॉक्सिसिटी हो, जिसकी वजह से जो आपका फूड आइटम जो आपने स्टोर करके रखा है इन बर्तनों में, पीतल में और कांसे में, जैसे आपने फ्रूट जूस रखे हैं, कर्ड रखा है, मिल्क के आइटम्स रखे हैं, तो वो क्या होंगे, एक तरह से खराब हो सकते हैं और आपकी सेहत पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो खट्टे चीजें होती हैं खाने में, उनको हम पीतल या कांसे में ना रखें। खट्टे क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें एसिड होता है, एसिड मेटल के साथ सामान्यतः रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस सॉल्ट बनता है। वो सॉल्ट हो सकता है आपकी जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं, बॉडी के टिश्यूज हैं, उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि एसिड बहुत जनरल वे में क्या है, बेसिक जनरल वे में क्या है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो मैंने इस क्लास में यही कोशिश की कि आपको एक बहुत जनरलाइज वे में थोड़ा सा पता हो जाए एसिड और बेस के बारे में। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इस पे एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, अभी हम थोड़े जनरल वे में एक जनरल वीडियोस बना रहे हैं। डिटेल में
एसिड और बेसिस को हम बाद में डिस्कस करेंगे और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।